हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रीति, जो अब तक विशु के दूसरी तरफ खड़े होकर अनिका की मदद कर रही थी, वह अनिका के करीब आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ अनिका दी? क्या कोई बहुत परेशानी वाली बात है? क्या इसका इलाज संभव नहीं? अनिका अपना दूसरा हाथ भी अपनी कमर पर रख लेती है और कहती है, नहीं, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीति पूछती है, फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? अनिका जवाब देती है, मैं परेशान नहीं हूँ, हैरान हूँ। प्रीति घबराते हुए कहती है, प्लीज दी, ठीक से बताइए ना, क्या बात है? मुझे घबराहट हो रही है। अनिका प्रीति के कंधे पर हाथ रखती है और उससे बातें करते हुए धीमे धीमे कदमों से चलते हुए वहाँ से बाहर निकल आती है। अनिका कहती है, उस समय को हम जितना समझ रहे थे वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, तुम मुझसे सावधान रहना। जब अनिका आगे कुछ नहीं बोलती तो प्रीति कहती है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, अब मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, लेकिन बताइए तो सही, उसने किया क्या है? अनिका कहती है, वह जिस भाई की तबीयत की दुहाइयां दिया करती थी, मुझे लगता है कि इसकी ऐसी हालत होने के पीछे उसी का हाथ है। प्रीति कहती है, कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करेगी? अनिका जवाब देती है, अब यह हमें सिर्फ विशु ही बता सकता है और इसके लिए इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। अनिका की बात सुनकर अब प्रीति के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं और वह अनिका से पूछती है, क्या यह ठीक हो सकता है? अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, देखते हैं, कल से इसका इलाज मैं खुद करूंगी, तुम तैयार रहना कुछ नया सीखने के लिए। इसके बाद अनिका मारवा हाउस से बाहर निकल जाने के लिए तेज कदमों से डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाती है। वह जल्द से जल्द गुलेरिया हाउस जाकर सभी से मिलना चाहती थी। गुलेरिया हाउस में अब तक विक्की पहुंच चुका था। वह बार बार गुलेरिया हाउस नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह वहाँ की हर चीज से वाकिफ था। अक्सर उसकी और आकाश की मुलाकात गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस में ही हुआ करती थी, लेकिन आज अनिका से मिलने की चाहत उसे गुलेरिया हाउस में ले आई थी। हालांकि वह आकाश को अपनी आंख से देखना चाहता था, उससे मिलकर उससे उसका हालचाल पूछना चाहता था, पर फिर भी उसकी उत्सुकता आकाश से ज्यादा अनिका से मिलने के लिए थी। अभी तक बाहर वालों को आकाश से मिलने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन क्योंकि विक्की एक वकील था और उसके साथ साथ आकाश का पुराना दोस्त भी, इसी दोस्ती की वजह से करण गुलेरिया ने विक्की को आकाश के पास जाने की इजाजत दे दी थी। जब विक्की गुलेरिया हाउस के पार्किंग लॉट में पहुंचाता है, तभी उसे उसकी निगाहें इधर से उधर घूमने लगती हैं। जब वह डाइनिंग हॉल में पहुंच जाता है तो नंदनी और श्रेया दोनों ही वहां मौजूद थी। दोनों बैठकर बातें कर रही थी और बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। यश की बढ़ती हुई शरारतों की वजह से नंदनी उस पर हर वक्त अपनी निगाहें बनाए रखती थी। विक्की उन दोनों की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते, मेरा नाम विक्की है, और वह सिर्फ इतना ही कह पाता है कि तभी उसे बीच में ही रोकते हुए नंदनी कहती है, रुके वकील साहब, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। चाचा जी ने आपके बारे में पहले ही बता दिया है कि आप हमारे आकाश से मिलने के लिए आए हैं। फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आइए बैठिए। विक्की कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, बस एक बार आकाश से मिल लूं तो मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। नंदनी कहती है, हाँ, हमें मालूम है कि वकीलों के पास बहुत काम होता है, लेकिन नंदनी गुलेरिया मुस्कुराते हुए कहती है, आकाश के ठीक होने के बाद जब आप उसे कहेंगे कि हमने आपकी खातिरदारी भी ठीक से नहीं की तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। विक्की वैसे भी गुलेरिया हाउस से तुरंत ही चले जाना नहीं चाहता था और डाइनिंग हॉल में बैठना उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां से घर के बाकी सभी हिस्सों को आसानी से देखा जा सकता था और साथ में घर में आते जाते लोगों को भी विक्की मुस्कुराकर थैंक यू बोलते हुए बैठ जाता है। उसके बाद एक नौकर जाकर उसकी सेवा में एक से बढ़कर एक चीजें रखकर चले जाते हैं। विक्की मन ही मन सोचता है कि वह अनिका के बारे में कैसे पता करे। विक्की एक काबिल वकील था, इसलिए वाक चतुर में उसका आसानी से तोड़ ढूंढना संभव नहीं था। उसने श्रेया की तरफ देखकर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे पता लगा कि आपकी तबीयत भी काफी समय से ठीक नहीं थी। श्रेया मुस्कुराकर शांति से जवाब देती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर ठीक नहीं होती तो भी आकाश के लौटने से मैं ठीक हो ही जाती। विक्की कहता है, जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मुझे जब आकाश के बारे में पता चला तो उससे मिले बिना मुझसे रहा नहीं गया। मैं बेहद खुश हूँ कि अब काफी समय बाद गुलेरिया परिवार में खुशियां लौट आई हैं। फिर एक पल रुककर आगे कहता है, अनिका और आकाश दोनों ही भाई बहनों ने एक ही वक्त पर कितनी मुश्किलें झेली हैं। श्रेया बदले में सिर्फ मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं कहती। विक्की नंदनी की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या अनिका जी खुद आकाश की देखभाल कर रही हैं? अनिका जी के हाथ में जादू है, मेरे दोस्त को ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नंदनी मुस्कुराकर जवाब देती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी अनिका के हाथों में जादू है, लेकिन अब वह जादू चलाना भूल चुकी है।
अनिका की वजह से ही हमारा आकाश हमारे पास है। फिर चेहरे पर उदासी लाते हुए कहती है, लेकिन अब अनिका इस जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकती। विक्की कहता है, आप उदास मत होइए, परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ की बात नहीं है। जो भी होता है उसमें नकारात्मकता के साथ साथ कोई ना कोई सकारात्मकता पहलू जरूर होता है। अब देखिए, जो वक्त वह अपने परिवार को तब नहीं दे पाती थी, वह अब मारवा परिवार में अपने बच्चों और परिवार को दे रही होगी। तभी श्रेया बोल उठती है, आप सही कह रहे हैं, उसके पास हमेशा ही वक्त की कमी रही है। मैं उसे सालों से जानती हूँ, उसके पास कभी खुद के लिए भी वक्त नहीं रहा, लेकिन अब उसे अपने बच्चों और परिवार के साथ वक्त बिताते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी श्रेया नंदिनी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, नंदिनी दीदी, मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ, क्यों ना अनिका को कुछ दिनों के लिए गुलेरिया हाउस बुला लिया जाए। फिर मजाक के अंदाज में आगे कहती है, कहीं उसकी याददाश्त वापस आ गई तो फिर ना जाने यह मौका कब हाथ आएगा। श्रेया की बात सुनकर नंदिनी हंस पड़ती है। फिर एक पल रुककर नंदिनी कहती है, मैं तो कह कहकर थक चुकी हूँ, पर उसे फुर्सत ही नहीं। वह तुम्हारी ननद के साथ साथ सहेली भी है। अब तुम ही उसे मनाओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। बस यही वह बात थी जो विक्की इतनी देर से सुनने के इंतजार में बैठा था। वह समझ चुका था कि अनिका गुलेरिया हाउस में मौजूद नहीं है, पर दिल बेचारा उस पर किसका जोर है। अब वह मन ही मन इच्छा करने लगता है कि काश अनिका गुलेरिया हाउस आ जाए और वह एक पल के लिए उसे करीब से देख पाए। मारवा हाउस, वहाँ विक्की अनिका को एक नजर देखने के लिए तरस रहा था। यहाँ अनिका इन सब बातों से अनजान मारवा हाउस से बाहर निकल नहीं पा रही थी। जैसे ही अनिका अपने कदम आगे बढ़ाती है, उसे रोहित सामने से आता हुआ दिखाई देता है। अनिका के पास आकर रोहित कहता है, मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में बच्चों को मिलने के लिए चलेंगे। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ कह पाती, रोहित अपने कमरे की ओर तेजी से बढ़ जाता है। अनिका अपनी जगह पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रह जाती है। अनिका धीरे धीरे वापस अंदर की ओर चलने लगती है। अंदर आकर वह डाइनिंग हॉल में लाउंज चेयर पर बैठ जाती है। तभी प्रीति विशु की बीमारी और सौम्या के बारे में सोचते सोचते उस तक पहुंच जाती है। प्रीति अनिका को बैठे हुए देखकर वहीं रुक जाती है। तभी अचानक कुछ याद आने पर वह अपना फोन निकालती है और उससे आया हुआ वह मैसेज पढ़ती है। उसके बाद अनिका के पास जाकर बैठ जाती है। अनिका ने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर चेयर की बैक रेस्ट पर रखा हुआ था और दोनों हाथ हैंड रेस्ट पर ही। इस समय वह एकदम शांति से बैठी हुई थी और लगातार कुछ सोच रही थी। तभी प्रीति कहती है, अनिका दी, क्या हम आज लक्ष्य को मिलने के लिए बुला लें? परसों से कौटिल्य भैया की साइबर सिक्योरिटी मीटिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, हम सभी को उसी में शामिल होना है। फिर हम पूरे 1 हफ्ते के बाद ही लक्ष्य से मिल पाएंगे। प्रीति की बात सुनकर अनिका अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी, उसे कल लाइव हॉस्पिटल में बुला लो। अनिका की बात सुनकर प्रीति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की तरफ देखती है, क्योंकि अनिका ने यह तो बताया ही नहीं था कि उसके बाद प्रीति को करना क्या है। प्रीति का चेहरे पर छोटे बच्चे जैसी मासूमी परेशानी देखकर अनिका को हंसी आ जाती है, क्योंकि प्रीति के सवाल उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। अनिका अपने हाथ से प्रीति के माथे पर टपली देते हुए कहती है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, उसके पैर के सभी टेस्ट करवाने हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। एक बार पता चल जाए कि दिक्कत क्या है, फिर इलाज तो हो ही जाएगा। प्रीति अपनी जगह से उठती है और कुछ सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी अनिका को सामने से रोहित मारवा सीढ़ियों से उतरकर आता हुआ दिखाई देता है। एक तो पहले ही अनिका रोहित के लुक की दीवानी थी, ऊपर से आज वह कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिखाई दे रहा था। अनिका की निगाहें उसी की ओर आते हुए रोहित पर टिकी जाती हैं। रोहित की हाइट, मसल्स, फिट बॉडी और उस पर से रोहित की बॉडी लैंग्वेज, खासकर उसका कॉन्फिडेंस, यह सभी चीजें हमेशा ही अनिका का मन मोह लेती थी। रोहित का स्टाइल अनिका को बेहद पसंद आता था। इन सब से भी ऊपर रोहित का अनिका के लिए बेशुमार प्यार और बेहिसाब परवाह, जो रोहित को अनिका के लिए पूरी दुनिया में सबसे खास बनाती थी। रोहित को अपनी तरफ आते हुए देखकर अनिका अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। रोहित की निगाहें जैसे ही अनिका की नजरों से मिलती हैं, वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पास आ जाता है। अनिका बिना कुछ बोले अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसकी ओर देखती चली जाती है। तभी रोहित हल्का सा झुककर अनिका से धीरे से पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? रोहित के करीब आने से उसकी खुशबू अनिका को मदहोश करने लगती है, लेकिन अनिका किसी तरह अपना होश संभालती है। फिर रोहित के और करीब आकर अपना दायां हाथ रोहित के सीने पर रखती है। फिर छेड़ने के अंदाज में पूछती है, आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो, क्या कुछ खास है? रोहित मुस्कुराकर अनिका की कमर पर हाथ रखता है और उसे अपने और करीब लाते हुए कहता है, तो क्या वापस बेडरूम में चलें? अनिका अपना दूसरा हाथ भी रोहित के सीने पर रखते हुए उसकी बात पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसकी आंखों में देखती है। फिर रोहित अपनी बात को बदलते हुए कहता है, जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके लिए इतना स्मार्ट दिखना
कंपलसरी है। अब अनिका अपनी बाहें चढ़ाकर हैरानी से रोहित को देखने लगती है। रोहित अनिका की आंखों के सवाल का जवाब देता है, मुझे लगा मेरी बीवी कहीं जा रही है तो मैं उसके साथ आ रहा हूँ, बस इतना ही। अब अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ हंसी दिखाई देने लगती है। वह अपना सिर रोहित के सीने पर रख लेती है। रोहित अपना एक हाथ अनिका के सिर पर और दूसरा कमर से ऊपर रखकर आंखें बंद कर लेता है। रोहित की बाहों में अनिका बंद आंखों से जमीन पर खड़े होकर जन्नत का सुकून लेने लगती है। कुछ पलों के लिए वह दुनिया की हर चीज भूल जाती है, हर काम, हर नाम, हर तनाव, सब कुछ। कुछ क्षणों तक इसी तरह रहने के बाद रोहित का पूरा शरीर गर्म होने लगता है। वह अनिका से मजाक के अंदाज में कहता है, आगे का कुछ प्लान है या मैं तुम्हें गोद में उठाकर वापस ले चलूं? रोहित की बात सुनकर अनिका अपनी आंखें खोल लेती है और झट से पीछे हो जाती है। जब वह रोहित के चेहरे की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। प्राय स्त्री का प्रेम आत्मा से शुरू होकर शरीर तक आता है और पुरुष का शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाता है। अनिका बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ती है। रोहित भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अनिका और रोहित अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके कमरे में पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि तीनों बच्चे अपने अपने काम की धुन में इस तरह से मगन थे कि किसी को किसी की भी शुद्ध बुद्ध नहीं थी। उन्हें रोहित और अनिका के कमरे में आने का भी एहसास नहीं हुआ। अलेक्जेंडर एक कुर्सी पर बैठकर टेबल पर पेपर रखकर कुछ लाइंस खींच रहा था। ध्यान से देखने पर वह दोनों समझ जाते हैं कि रिया के एक आदेश अनुसार उसके लिए टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। वहीं बालकनी में रिया और आर्यन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के वक्त पहने जाने वाली आउटफिट में थे। रिया आर्यन से मार्शल आर्ट के दाव सीख रही थी। आर्यन किसी मास्टर की तरह उसकी मदद कर रहा था। तभी अलेक्जेंडर अपना चेहरा दोनों भाई बहन की तरफ करते हुए बीच में ही मुस्कुराकर बोलता है, रिया कीप इट अप। अगर तुम आर्यन के साथ प्रैक्टिस करोगी तो मेरा इस आर्यन से पीछा छूट जाएगा। आई हेट दिस स्टूपिड फाइट। मुझे यह बेवकूफाना लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह सुनते ही रिया अपने स्वभाव के अनुसार अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अलेक्जेंडर की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम दोनों बेवकूफ हैं? अलेक्जेंडर रिया के बदले हुए तेवर देखकर हंसते हुए अपनी बात को बदलते हुए कहता है, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। डोंट बी सीरियस। तभी रिया की निगाह अनिका और रोहित पर जाती है और वह शोर मचाते हुए उनकी तरफ बढ़ जाती है। मॉम, डैड। अब तीनों बच्चों का ध्यान अनिका और रोहित पर आ जाता है। वह तीनों अपनी अपनी जगह से उनके पास आ जाते हैं। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों अनिका से चिपक जाते हैं। अनिका उन दोनों के सिर पर हाथ फेरकर प्यार जताती है। वहीं रिया जाकर सीधा रोहित से कमर पर चिपक जाती है। रोहित रिया के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए उसके सिर को चूमता है। फिर रिया के आउटफिट की तरफ देखते हुए उससे कहता है, व्हाट ए ग्रेट चेंज। रिया झट से पूछती है, डिड यू लाइक इट डैड? क्या आपको अच्छा लगा? रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, मुझे मेरी प्रिंसेस की हर बात पसंद है। इसके बाद रिया मुस्कुराते हुए अनिका का हक कर लेती है। आर्यन और अलेक्जेंडर रोहित को गुड मॉर्निंग डैड कहते हैं। इसके बाद वह सभी कमरे में रखे हुए सोफों पर बैठ जाते हैं। रिया वापस रोहित के पास आते हुए कहती है, डैड, मैंने तय कर लिया है, अब मैं ऑनलाइन गेम नहीं खेलूंगी। मैं अब अपना पूरा टाइम बाकी सभी चीजों में सीखने में लगा दूंगी। मुझे आपकी और मम्मा की तरह सुपर डुपर बनना है। अनिका कहती है, तुमने जो भी फैसला लिया होगा अच्छी तरह सोच समझ कर लिया होगा। फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। रिया अनिका की तरफ देखने लगती है। एक पल रुककर अनिका आगे कहती है, देखो रिया, ऑनलाइन गेम तुम्हारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रेंथ के साथ जिंदगी नहीं काटी जा सकती। इसलिए तुम्हें सभी चीजों को सीखने के लिए कीमती समय देना जरूरी है, पर इसके लिए तुम अपनी स्ट्रेंथ छोड़ो, ये जरूरी नहीं। तुम्हें जरूरत है सोच समझकर अपने समय का इस्तेमाल करने की। अगर तुम अपने टाइम टेबल को सही डिस्ट्रीब्यूट करके बराबर बांट लोगी और उस पर डिसिप्लिन अनुशासित रखोगी तो तुम अपने टाइम टेबल में ऑनलाइन गेम की जगह देकर उन्हें भी जारी रख सकोगी। उस स्थिति में ऑनलाइन गेम तुम्हारे लिए किसी भी तरह नुकसानदेह साबित नहीं होगी। फिर तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहती है, हमने तय किया है कि अगर तुम लोगों को जरूरत है तो हम तुम लोगों की जरूरत के हिसाब से कुछ प्राइवेट कोच हायर कर लेते हैं, जिससे तुम तीनों के पास कुछ पर्सनल टाइम बच सके। फिर अपनी एक उंगली ऊपर करते हुए तीनों को हिदायत देते हुए कहती है, लेकिन इसके लिए तुम तीनों को आपस में बैठकर बात करनी होगी और उसके बाद जो भी तय करोगे वह मुझे बता देना। अनिका की बात सुनकर रिया सोच में पड़ जाती है। कुछ पल की खामोशी के बाद वह रोहित की तरफ देखती है। रोहित रिया का मनोस्फीयर था। वह रिया के सिर पर हाथ फिराता है और कहता है, मोम सही कह रही है,
फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ बुलाते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। फिर बड़े ही प्यार से कहता है, मेरी प्रिंसेस को अपने डैड की किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुरंत कह देना। रिया झट से जवाब देती है, ऑफ कोर्स डैड, इनफैक्ट मुझे आपकी मदद की जरूरत है। रिया की बात सुनते ही आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। रोहित कहता है, हाँ बोलो प्रिंसेस। प्रिंसेस रिया कहती है, आपको याद है मनाली में मम्मा का नानी वाला पुराना घर बना हुआ है? रोहित कहता है, मुझे याद है। रिया कहती है, डैड तब तो आपको यह याद होगा कि उसमें बहुत सारी किताबें हैं। रोहित कहता है, हाँ मुझे याद है। रिया कहती है, बस मुझे वही चाहिए, मम्मी के घर में मौजूद सभी किताबें मुझे चाहिए। रोहित बड़े ही प्यार से कहता है, मैं मेरी प्रिंसेस के लिए घर में ही एक बड़ी लाइब्रेरी बनवा देता हूँ, उसमें तुम्हारी पसंद की सभी किताबें होंगी और वह भी एकदम नई। रिया कहती है, नहीं डैड, मुझे पुरानी किताबें ही चाहिए, इनफैक्ट वही की वही किताबें चाहिए। यह सुनकर रोहित और अनिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इससे पहले कि वह दोनों कुछ तय कर पाते, वह रोहित का हाथ हिलाते हुए कहती है, डैड आप मुझे मना नहीं कर सकते, आपने अभी मुझे हेल्प करने के लिए प्रॉमिस किया है, मुझे वह चाहिए ही चाहिए। होटल हेवन कोटिल ने लॉन्ग कोट के साथ अपने सिर पर हैट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वह होटल में प्राइवेट टेबल पर बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में एक टैबलेट पकड़ा हुआ था और टैबलेट से अटैच की गई बोर्ड पर उसकी उंगलियां लगातार तेजी से चल रही थी। ठीक इसी वक्त उसे अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ में रिंग की आवाज सुनाई देती है। वह उसे टच करता है और धीमी आवाज में कहता है, हाँ बोलो। उधर से सिक्योरिटी टीम के एक कमांडो की आवाज आती है, सर काम हो गया है, रास्ता बिल्कुल साफ है। कोटिल ने जवाब देता है, ठीक है, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ। अब तक कोटिल पूरे होटल के कैमरा विजिलेंस सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर चुका था। इसके बाद कोटिल अपनी जगह से उठता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं से वह आगे पीछे देखने के बाद दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, जहां से होते हुए वह सीधा होटल स्टाफ के लिए अलॉट किए गए कमरों की तरफ चला जाता है। जिस फ्लोर पर सौम्या का कमरा अलॉट किया गया था, उस फ्लोर पर वह अकेला कमरा था जिसमें कोई रहता था। बाकी सभी कमरों को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्टोरेज आदि। जैसे ही कौटिल्य उस फ्लोर पर पहुंचता है, वह चलते चलते अपने कोट की जेब से काले रंग के दस्ताने निकालने लगता है। फिर यूं ही चलते चलते उन्हें पहन भी लेता है। इस 7 स्टार होटल में स्टाफ के लिए आवंटित किए गए कमरों पर भी कंप्यूटराइजर सिक्योरिटी सिस्टम था। सौम्या के दरवाजे के लॉक को हैक करके अंदर जाने में कौटिल्य को सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है। वह बड़ी ही सावधानी से अंदर जाता है। हर कदम आगे बढ़ने से पहले वह चारों तरफ देखकर तसल्ली कर लेता है कि कमरे में किसी तरह का जाल बिछाया गया तो नहीं था। इसी तरह सावधानी से आगे बढ़ते बढ़ते वह सौम्या के लैपटॉप तक पहुंच जाता है। वह उसे ओपन करता है। लैपटॉप का सारा डाटा एक पेन ड्राइव में सेव करने के लिए उसे लैपटॉप के USB पार्ट में लगा देता है। वह जैसे ही लैपटॉप को ऑन करता है, सामने स्क्रीन को देखकर दंग रह जाता है। लैपटॉप में 3 मिनट का टाइम सेट किया गया था। यदि 3 मिनट के अंदर अंदर उसमें सही पासवर्ड नहीं डाला जाता तो वह ऑटोमेटिक सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। कोटिल अपने काम का महारथी था। वह किसी तरह से इस परिस्थिति का सामना कर लेता है। कुछ की कोड्स को डालने के बाद वह लैपटॉप को ऑन करने में सफल हो जाता है। जब तक लैपटॉप का सारा डाटा पेन ड्राइव में सेव होता, तब तक वह अब उसमें बड़ी ही सावधानी से एक चिप सेट कर देता है। यह माइक्रोचिप खुद कोटिल ने डिजाइन की थी, जिसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया था। इसकी खास बात यह थी कि बिना आंखों से देखे इसके होने का पता नहीं लगाया जा सकता था। इसके साथ ही वह लैपटॉप में ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है जिसकी मदद से इस लैपटॉप पर होने वाली हर एक्टिविटी वह आसानी से ट्रेस कर सकता था। इस सॉफ्टवेयर की भी खास बात यह थी कि लैपटॉप में इसके डाउनलोड किए जाने की भी खबर लैपटॉप इस्तेमाल करने वाले को नहीं होती। कोटिल ठीक तरीके से अपना काम खत्म करके कमरे से बाहर निकल जाता है और वापस जाकर अपनी प्राइवेट टेबल पर बैठ जाता है। एक बार फिर से अपने टैबलेट पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए कैमरा विजिलेंस को वापस पहले की तरह एक्टिव कर देता है। उसके बाद अपनी जेब से फोन निकालता है और अनिका को मैसेज टाइप कर देता है, यहाँ का काम हो गया है, आपको आज शाम तक पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। अब कोटिल जल्दी से जल्दी वापस जाकर पता लगाना चाहता था कि आखिर उस लैपटॉप में क्या राज छिपा था। हल्का हल्का कुछ खाने के बाद वह तेजी से होटल हेवन से बाहर निकल जाता है और मारवा हाउस के लिए रवाना हो जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर भूमि के बुलाने पर अर्जुन सिंह और छठी इंद्री कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल बाकी सभी मीटिंग हॉल की तरह एक बड़ा कमरा था, जिसमें सामने की तरफ बाकी के फ्लोर से थोड़ा सा ऊंचा स्टेज एरिया था। उस पर माइक, पोडियम आदि की व्यवस्था के साथ साथ प्रेजेंटेशन के लिए व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ था।
बीचों बीच एक बड़ी टेबल थी जिसके चारों तरफ एक साथ 40 से 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। भूमिका एकदम सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। तभी किसी और को वहां पर ना देखकर छठी इंद्री भूमिका से पूछता है, मैडम क्या बाकी सभी को भी बुला लूं? भूमिका कहती है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम दोनों से ही बात करना चाहती थी। इसके बाद भूमिका छठी इंद्री को बैठने के लिए इशारा करती है। अर्जुन सिंह भी वहीं एक चेयर पर बैठ जाता है। अपनी जगह से खड़ी होकर भूमिका टेबल के दूसरी तरफ उन दोनों के ठीक सामने बैठ जाती है। भूमिका छठी इंद्री की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, यह जो दिखती है वह बिल्कुल भी नहीं है। तभी छठी इंद्री कहता है, जी मैडम, अर्जुन सर ने मुझे सब कुछ बता दिया। यकीन नहीं होता ऐसी नाजुक और खूबसूरत दिखने वाली लड़की खूनी हो सकती है। तभी छठी इंद्री अपने चेहरे के हाव भाव बदलते हुए धीमी आवाज में कहता है, मैडम जरा सावधान रहिएगा, कहीं हम सभी के बीच वह इंसान के रूप में कोई चुड़ैल तो नहीं। भूमिका कहती है, डरो मत, वह चुड़ैल के रूप में इंसान ही है। फिर अर्जुन और छठी इंद्री दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन हमें जल्द से जल्द इसका इलाज करना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, तुम दोनों बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अभी छठी इंद्री कहता है, मैडम हम मुजरिमों के गड़े मुर्दों को उखाड़कर असलियत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यह एक हैकर है, इसके बारे में कुछ भी कैसे पता लगाया जाएगा? इसने सभी सबूतों को पूरी तरह से पहले ही मिटा दिया होगा। यह कौन है और कहां से आई है, इतना भी अगर ठीक ठीक पता चल जाए तो हम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। तभी अर्जुन सिंह कहता है, अगर तुमने हमें यहाँ बुलाया है तो जरूर तुमने इसका कोई न कोई उपाय सोच भी लिया होगा। बताओ तुम्हारा प्लान क्या है और हमें क्या करना है। भूमिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसके बाद कहती है, क्या हम 3 साल पहले गायब हुए उन 2 लड़कों के केस पर सीक्रेट काम कर सकते हैं? क्या पता कुछ ऐसा हाथ लग जाए जिससे कि इस निपुण को सबक सिखाया जा सके। अर्जुन कहता है, हाँ, हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। हालांकि यह बहुत मुश्किल है कि कोई कामयाबी हाथ लगे, क्योंकि आज के टाइम में इतने हाई लेवल हैकर के क्राइम को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्राई लेना तो बनता ही है। फिर भूमिका अर्जुन की बात सुनने के बाद कुछ सोचते हुए अपनी तर्जनी उंगली अपनी ठोड़ी पर रखकर अपनी आंखों को कुछ ऊपर की ओर ले जाते हुए आगे कहती है, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर यह हुक्म की बेगम है तो इस हैकर को हैक करने के लिए हमारे पास हुक्म का इक्का है। एक पल रुककर अर्जुन भूमिका से पूछता है, क्या तुम यह सब अनिका और रोहित के लिए कर रही हो? अर्जुन की बात सुनकर भूमिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह गंभीर होकर जवाब देती है, निपुण जैसी 10 लड़कियां मिलाकर एक कर दी जाएं, तब भी रोहित मारवा के दिल में जगह नहीं बना सकती। तुम जानते नहीं हो उसे वह कोल्ड ब्लेडेड है। यह तो उसके एथिक्स हैं कि निपुण मीना एक लड़की होने की वजह से वह अब तक सही सलामत हम सबकी आंखों के सामने है। फिर भूमिका कुछ सोचने लगती है। वह सोच भूमिका के चेहरे पर खुशी ले आती है। फिर वह काफी उत्साहित होते हुए कहती है, अनिका की बात ही अलग है, जो रोहित मारवा को भी अपना दीवाना बना सकती है। तुम नहीं जानते, जिस रोहित मारवा की केवल एक निगाह के लिए लड़कियां अपनी जान देती हैं, उस द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा ने अनिका के दिल में जगह बनाने के लिए कितने पापड़ पेले हैं। अपने दोनों हाथ सामने की तरफ खोलते हुए अपनी गर्दन को हिलाकर कहती है, शादी के इतने साल बाद भी रोहित का प्यार अनिका के लिए एकदम नया है और सच्चा भी। मारवा हाउस रोहित रिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने सामने की तरफ खड़ा करते हुए उसके चेहरे की तरफ झुक जाता है। फिर उसके कान में धीरे से कहता है, हम किसी का सामान उसकी इजाजत के बिना नहीं ले सकते। वह किताबें डैड की नहीं है, मोम की है, इसीलिए हमें पहले मोम की परमिशन लेनी चाहिए। तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं जल्दी ही तुम्हारी मोम को मना लूंगा। रोहित की बात सुनकर पहले रिया को थोड़ी निराशा होती है कि उसकी मांगी हुई चीज उसे तुरंत नहीं मिल पाएगी, लेकिन यह सोचकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है कि डैड ने प्रॉमिस किया है कि वह जल्दी ही मोम को मनाकर किताबें मांग लेगा। रिया खुशी खुशी अपनी गर्दन हिलाने लगती है और रोहित के गाल को किस करते हुए कहती है, माई डैडी इज द बेस्ट डैडी इन दिस वर्ल्ड। फिर रोहित के गले लग जाती है। फिलहाल रोहित ने रिया को शांत कर दिया था, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था, ना जाने अनिका इस पर कैसा रिएक्शन देगी, क्योंकि कोई और भी था जो लगातार उन किताबों का इस्तेमाल आज भी कर रहा था। साथ ही उन किताबों को काफी सहेज कर रखा गया था। वहीं अनिका सोच रही थी, ना जाने रोहित ने रिया को क्या कहा कि वह तुरंत ही मान गई। इसके बाद रोहित और अनिका बच्चों के कमरे से बाहर जाते हैं। जैसे ही अनिका कमरे से दरवाजे से 3-4 कदम आगे बढ़ती है तो तुरंत वापस पलटकर पीछे की तरफ देखती है। एक पल के लिए वहीं रुक जाती है। तभी रोहित कहता है, क्या कुछ याद आ गया? हमें वापस अंदर जाना है। अनिका रोहित की तरफ देखती है। इस वक्त अनिका के चेहरे पर असमंजस दिखाई दे रहा था।
वह अपनी उंगली उठाते हुए रोहित से कहती है, अभी जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ यह नहीं थी। जिस ओर अनिका ने अपनी उंगली उठाई थी, रोहित उसी तरफ देखने लगता है। वहाँ रखी हुई टेबल बेहद आकर्षक थी। ब्लैक शाइनिंग मटेरियल से बनी हुई यूनिक पैटर्न की वह सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। रोहित मुस्कुराकर बड़े ही प्यार से कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद है तो क्या अपने रूम में रखवा लें? अनिका कुछ परेशान होकर कहती है, नहीं, मैं सोच रही थी कि यह यहाँ कैसे आई। रोहित कहता है, किसी रूम के फर्नीचर को चेंज किया जा रहा होगा, इसमें इतना ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है। अनिका कहती है, बच्चे अचानक से निकलकर बिना इधर उधर देखे दौड़ने लगते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। अनिका की बात सुनकर रोहित नौकरों को आवाज लगाता है, यहाँ ड्यूटी पर इस वक्त कौन है? तभी रोहित की आवाज सुनकर 3 सर्वेंट दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं और बिना कुछ कहे गर्दन झुकाकर हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। रोहित ऑर्डर देते हुए कहता है, क्या यह इसे रखने की जगह है? इसे इसकी सही जगह पर पहुंचाओ अभी तुरंत। इसके बाद रोहित अनिका की तरफ मुस्कुराकर देखता है। वह मेज बेहद आकर्षक होने के बाद भी अनिका की आंखों में खल रही थी, लेकिन वह जल्दबाजी में आगे बढ़ जाती है। अनिका रोहित से बिना कुछ कहे गुलेरिया हाउस जाने के लिए मारवा हाउस से निकल पड़ती है। रोहित भी बिना कुछ बोले अनिका के पीछे पीछे चल पड़ता है। अनिका मारवा हाउस के दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और अपने एक हाथ से ड्राइवर को वहां से हट जाने का इशारा करती है। ड्राइवर अपनी गर्दन झुकाता है और वहां से चला जाता है। अनिका दरवाजा खोलकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। इससे पहले कि अनिका गाड़ी स्टार्ट करती, रोहित भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। अनिका रोहित की तरफ देखती है तो रोहित बदले में मुस्कुरा देता है और पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? रोहित के सवाल पर अनिका और भी ज्यादा हैरानी से रोहित को देखने लगती है और बड़े ही आराम से पूछती है, क्या आज तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं मिस्टर मारवा? रोहित जवाब देता है, आज मैं ऑफिस की मालकिन की सिक्योरिटी पर हूँ, यही मेरा काम है। अब अनिका और भी ज्यादा आश्चर्य से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके रोहित की आंखों में देखती है। रोहित फिर मुस्कुरा देता है। अनिका अपना हाथ अपने माथे पर मार लेती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। रोहित के अनिका के साथ गाड़ी में बैठते ही उसके सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां अनिका की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती हैं। उसके बाद कुछ अनिका की गाड़ी के आगे और कुछ पीछे लगातार चल पड़ती हैं। गुलेरिया हाउस में विक्की इजाजत लेकर आकाश के रूम में जाने लगता है। तभी नंदनी कहती है, अभी आकाश बात करने की स्थिति में नहीं है, उसका शरीर इतना कमजोर है कि वह बिना सहारे के उठ बैठ नहीं सकता। इस वक्त उसे एक शब्द बोलना भी बहुत भारी लगता है। जरा ध्यान रखना, विक्की मुस्कुराकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आकाश को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन आकाश को बोलने नहीं दूंगा। नंदनी विक्की की बात पर मुस्कुराते हुए मजाक के अंदाज में कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, वकील को बोलने से कौन रोक सकता है, और वकील के सामने उसके अलावा और कोई कैसे बोल सकता है। इसके बाद विक्की मुस्कुराते हुए श्रेया और नंदनी की ओर अपने दोनों हाथ जोड़ देता है। फिर एक नौकर के साथ आकाश के रूम की तरफ बढ़ जाता है, जिसे नंदनी ने पहले ही विक्की के साथ ले जाने के लिए बुला रखा था। विक्की को आकाश के कमरे तक छोड़कर नौकर वापस लौट आता है। विक्की अंदर जाता है। इस वक्त आकाश अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कमरे में आहट सुनकर वह धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है। विक्की को वहां देखकर वह हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों की उदासी ज्यों की त्यों रहती है। विक्की आकाश के सिरहाने के पास रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है। आकाश की हालत देखकर विक्की को बहुत दुख होता है। वह धीरे से आकाश के हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। आकाश की ऐसी हालत देखकर विक्की को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। इसीलिए वह अपनी जगह से खड़ा होता है और वहां रखी हुई टेबल से जग और गिलास उठाकर पानी पीने लगता है। जब उसे सामान्य महसूस होता है तो वह लंबी गहरी सांस लेकर फिर से आकाश के पास बैठ जाता है। इस हालत में आकाश से बात करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। वह यहाँ सिर्फ आकाश को देखने के लिए आया था। इसके अलावा उसे आकाश से कोई काम नहीं था, पर उसके जहन में लगातार अनिका का ख्याल बना हुआ था। वह किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा वक्त यहाँ रुककर अनिका का इंतजार करना चाहता था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था कि जैसे आज वह अनिका से जरूर मिल जाएगा। आज अनिका गुलेरिया हाउस जरूर आएगी। विक्की मजाक के अंदाज में आकाश से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम वापस लौट आए, मुझे तो लगा था कि मेरा एक रईस क्लाइंट मेरे हाथ से निकल गया। आकाश और विक्की की आंखें एक दूसरे को इस तरह देख रही थी जैसे कि वह बहुत सारी बातें आपस में करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ कह ना पा रही हूँ। फिर विक्की कहता है, कितनी अजीब बात है ना, जो खुद को भूलकर भी रिश्ते निभा रही है। हमने उन्हीं रिश्तों को ताक पर रख दिया
जो लोगों की जान बचाती है। कुछ खुदगर्ज लोग उसी की जान के पीछे पड़े हैं। विक्की के चेहरे पर इस वक्त रोष दिखाई दे रहा था और साथ ही मजबूरी भी। जब वह आकाश की ओर देखता है तो उसकी आंखों में भी वही रोष और मजबूरी दिखाई देती है और साथ ही साथ पश्चाताप भी दिखाई देता है। विक्की एक बार फिर से आकाश का हाथ अपने हाथ में लेता है और अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ के ऊपर रख देता है। फिर कहता है, मुझे मालूम है तुम यही कहना चाहते हो ना कि हम भी वही खुदगर्ज हैं। आकाश कुछ नहीं बोल पाता, बस उसकी बाईं आंख से एक आंसू चू पड़ता है। इधर रोहित और अनीका की गाड़ियां गुलेरिया हाउस के मेन एंट्रेंस पर पहुंच जाती हैं। रोहित और अनीका के गुलेरिया हाउस के दरवाजे पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड उत्साहित होकर उन दोनों के घर आने की खबर फोन करके अंदर पहुंचा देते हैं। सभी के लिए खुशखबरी है, अनीका बेबी और रोहित मारवा साहब गुलेरिया हाउस आए हैं। गुलेरिया हाउस भी मारवा हाउस की तरह काफी बड़ा था। मेन गेट से मुख्य हाउस तक पहुंचने में 5 से 10 मिनट का समय लगना लाजमी था। जैसे ही नंदिनी को यह पता चलता है, वह खुशी से फूली नहीं समाती। श्रेया भी सहारा लेकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए संभल कर अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और झट से कहती है, आज वह आ तो गई, पर मैं उसे जाने नहीं दूंगी। अनीका के आने की खबर से सभी नौकरों में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी आकाश की जिंदगी बचाने के लिए अनीका का धन्यवाद करना चाहते थे और इसके लिए वह सभी कब से उसका इंतजार कर रहे थे। अनीका के आने की खबर सुनकर पुरानी केयर टेकर सुशीला दौड़कर नजर उतारने के लिए थाल ले आती है और फिर बड़े ही अधिकार से कहती है, ना जाने किस किस की बुरी नजर इस घर के बच्चों पर लग गई है। सबसे पहले मैं अनीका बेबी और रोहित साहब की नजर उतारूंगी। वहीं आकाश के कमरे में अब तक विक्की को आकाश के साथ बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और आकाश से कहता है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, जल्दी ही ठीक हो जाओ, फिर बैठकर बातें करेंगे। ऐसा कहकर वह आकाश के कमरे से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर चल पड़ता है। तभी वह ऊपर से ही गुलेरिया हाउस के मुख्य दरवाजे की ओर देखता है कि वहां नौकरों की फौज जमा हुई थी। इस समय उसे भीड़ में नंदनी और श्रेया भी दिखाई नहीं देती। वह मन ही मन सोचता है, ना जाने इस परिवार पर अब कौन सी नई मुसीबत आई है। इसके बाद वह लिफ्ट लेता है और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाता है। विक्की देखता है कि बाहर निकलने पर पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक था, इसीलिए वह पीछे ही कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी नौकर अनीका से मिल लेने के बाद पीछे हट जाते हैं। फिर अनीका और रोहित की खातिरदारी के लिए अपने अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। उन सभी के हट जाने के बाद विक्की की निगाह अनीका पर पड़ती है। अनीका को देखते ही विक्की का दिल बाग बाग हो उठता है। अचानक ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल दिखाई देने लगती है। वह एक पल के लिए भूल ही जाता है कि इस वक्त वह कहाँ मौजूद है। उसे लगता है जैसे कि वह हवा में उड़ रहा है। उसके शरीर एकदम हल्का हो चुका है। झूले पर बैठा व्यक्ति जब आसमान की ओर जाता है तब उसके शरीर में जैसे गुदगुदी महसूस होती है। ठीक वही एहसास इस वक्त विक्की के अंदर दौड़ रहा था। उसकी पलकों ने झपकना बंद कर दिया था, मुंह खुला रह गया था। उसकी स्थिति ऐसी थी मानो किसी भक्त को उसके आराध्य के दर्शन मिल गए हों। उसके पैर अपनी जगह पर ही जम जाते हैं। वह यह भी भूल जाता है कि वह यहाँ पर गुलेरिया हाउस से वापस जाने के लिए खड़ा है। अब तक अनीका ने एक भी बार विक्की की तरफ नहीं देखा था। तभी रोहित मारवा को अपनी हथेली में अनीका की हथेली महसूस होती है। अनीका बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं थी, इसीलिए सबके सामने उससे इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज जब अनीका ने ऐसा किया तो रोहित को बड़ा ही अच्छा लगा। वह प्यार से अनीका की तरफ देखता है। अनीका उसके और भी करीब खिसकते हुए अपने दूसरे हाथ से उसकी कोहनी के पास पकड़ लेती है। फिर रोहित की मुस्कान के बदले में प्यारी सी मुस्कुराहट देती है। अनीका और रोहित को इस तरह देखकर नंदनी और श्रेया आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करके मुस्कुराने लगती हैं। जब अनीका रोहित के इतने करीब आ जाती है तब कहीं जाकर विक्की को अनीका के अलावा कोई और दिखाई देता है। उसका ध्यान जैसे ही रोहित मारवा पर जाता है वह खुद को बहुत ही छोटा महसूस करने लगता है। हालांकि विक्की की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी। वह दिखने में भी काफी स्मार्ट था। उसके पास ना दौलत की कोई कमी थी और ना ही टैलेंट की, लेकिन फिर भी चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड से घिरे हुए रोहित मारवा का रुतबा ही अलग था। रोहित की सिर्फ एक निगाह से अच्छों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था। जब उसकी अनीका उसके साथ हो फिर तो कहना ही क्या था। अनीका और रोहित हमेशा ही एक दूसरे के साथ मेड फॉर ईच अदर दिखाई देते थे। अनीका रोहित के साथ मुस्कुराते हुए घर के अंदर पैर रखती है। उसके बाद जैसे ही वह निगाह घुमाती है तो उसे विक्की सामने ही खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही विक्की की नजर अनीका की नजरों से मिलती है वह पूरी तरह से सावधान हो जाता है।
अनिका रोहित का हाथ इसी तरह से पकड़े हुए विक्की की तरफ बढ़ जाती है। विक्की के सामने जाकर वह रोहित की तरफ देखकर कहती है, इनसे मिलिए, यह है विक्की, यह आकाश के वकील और दोस्त दोनों हैं। फिर विक्की की ओर देखते हुए कहती है, और इन्हें तो आप जानते ही हैं। फिर दोबारा से रोहित की आंखों में देखते हुए बात पूरी करती है, माय हस्बैंड एंड लव मिस्टर रोहित मारवा। अनिका के मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर विक्की के कलेजे पर सांप लौटने लगता है, लेकिन इस कड़वे सच को न सिर्फ वह जानता था बल्कि पूरी तरह से स्वीकार भी कर चुका था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह कितना भी चाह ले, लेकिन इस जिंदगी में तो वह अनिका को कभी नहीं पा सकता। अनिका के दिल का सम्राट रोहित मारवा है और हमेशा रहेगा। विक्की यह कहते हुए रोहित की तरफ हाथ बढ़ा देता है। इन्हें कौन नहीं जानता, क्योंकि अनिका ने खुद विक्की का परिचय दिया था, इसलिए रोहित मारवा अपना हाथ बढ़ा देता है और मुस्कुराकर कहता है, हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन परिचय आज हुआ है। विक्की को लगा था कि अनिका ने उसे देखा नहीं था, लेकिन अनिका की निगाहें बाज की निगाहों से किसी भी मायने में कम नहीं थी। जब तक विक्की उसे देख नहीं पाया था, उससे पहले ही अनिका ने विक्की को देख लिया था, और यही एक वजह थी जिसके चलते रोहित मारवा को अनिका ने इतने एक्सप्रेसिव लुक दिए थे। अनिका जानबूझकर विक्की को यह दिखाना चाहती थी कि वह रोहित से बेहद प्यार करती है और उसके साथ बहुत खुश है। इधर रोहित भी कुछ कम नहीं था। जब तक अनिका सबके सामने अपना प्यार जता रही थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह रोहित को सीधे विक्की से इंट्रोड्यूस करवाने पहुंच जाती है, उसे यह समझने में जरा भी देरी नहीं लगती कि मामला क्या है। फिर भी रोहित खुश था। इसी बहाने ही कम से कम अनिका ने सबके सामने रोहित को अपना प्यार कहा था। अब सवाल यह था कि रोहित विक्की को इग्नोर करने वाला था या विक्की को रोहित का प्रकोप का भोजन बनना था। निपुण मीना लड़की थी, इसीलिए अभी तक बची हुई थी, लेकिन विक्की पर यह थ्योरी लागू नहीं होती थी। विक्की कहता है, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आपने मेरी जान बचाई थी और मैं आपको अपना सच भी नहीं बता सका था। परिस्थितियां ही ऐसी थी कि मैं अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। किसी केस के सिलसिले में मुझे ऐसा करना पड़ा, तब मैं उस पर सीक्रेट काम कर रहा था। उस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। रोहित मारवा विक्की की आंखों में देखते हुए कहता है, अब यह मत कह देना कि तुम मेरी ही प्यारी पत्नी की मदद करने के लिए आए थे। रोहित के यह शब्द सुनते ही विक्की एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह जाता है। इसके बाद वह अनिका की तरफ देखने लगता है। अनिका मुस्कुराकर रोहित की कोहनी पर रखा हुआ अपना दूसरा हाथ भी उसकी हथेली की तरफ ले आती है। अब अपने दोनों हाथों से रोहित की हथेली पकड़कर रोहित की ओर देखती है और कहती है, पति पत्नी में किसी बात का कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं कि इस बारे में हमारी कभी भी कोई बात नहीं हुई। फिर विक्की की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम सोच रहे होगे तो फिर रोहित मारवा को कैसे पता चला। रोहित मारवा की यह खूबी उसे मिस्टर रोहित मारवा बनाती है। अनिका की बातें सुनकर रोहित को अंदर ही अंदर गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसे बड़ा ही मजा आ रहा था। आज अनिका भर भर कर उसकी तारीफें कर रही थी और अपने प्यार के पुल बांध रही थी। इससे पहले की बात और आगे बढ़ती नंदिनी की आवाज उन तीनों के कानों में पड़ती है। नंदिनी मुस्कुराकर कहती है, आप तीनों का परिचय हो गया हो तो क्या हम सब बैठकर बातें कर सकते हैं। विक्की अच्छी तरह समझ चुका था, चाहे अनिका की रोहित मारवा के साथ अपना पुराना प्यार की याद ना भी हो, तब भी रोहित मारवा ने एक बार फिर से अनिका का दिल जीत लिया है और उसे पहले से भी ज्यादा अपना दीवाना बना लिया है। लेकिन फिर भी विक्की चाहता था कि वह वहां रुक जाए और कुछ समय तक अनिका को देखकर अपने मन को शांति और दिल को सुख का एहसास करवाए। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि रोहित मारवा के अलावा किसी के भी कहने पर रुकना ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि विक्की रोहित मारवा की तारीफें आज सिर्फ अनिका के मुंह से ही सुन रहा था। एक मशहूर और काबिल वकील होने के नाते वह देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रोहित मारवा की काबिलियत को अच्छी तरह जानता था। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना और पढ़ लेना दोनों ही रोहित मारवा के लिए एक साधारण सी बात थी। विक्की नहीं चाहता था कि वह किसी भी तरह से खुद के लिए नई मुसीबत खड़ी कर ले, क्योंकि वैसे भी उसके आसपास इस वक्त कुछ कम समस्याएं खड़ी नहीं थी। विक्की बड़ी ही नम्रता से अपने सिर को हल्का सा झुकाकर नंदिनी से कहता है, अब मुझे इजाजत दीजिए, कुछ बहुत जरूरी काम है। वैसे भी मैं इस घर का सेवक हूँ, इसीलिए कोई ना कोई काम यहाँ तक दोबारा खींच ही लाएगा। फिलहाल मुझे जाने दीजिए। रोहित का मन हुआ कि वह विक्की को रोक ले, क्योंकि उसके रहने से अनिका के मुंह से कुछ और अच्छी बातें सुनने की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन फिर उसे तुरंत ही याद आता है कि अनिका को उसका यहाँ रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अनिका की तकलीफ के बदले में अगर रोहित को जिंदगी भी मिलती हो तो वह इनकार कर दे। फिर कुछ तारीफों की अहमियत ही क्या थी। इसीलिए इस वक्त विक्की को रोकने का सवाल ही नहीं उठता था। रोहित चुप रह जाता है। इसके बाद विक्की हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते कहकर वहां से चला जाता है। नंदिनी, श्रेया,
रोहित और अनिका एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अनिका नंदनी और श्रेया की तरफ देखते हुए पूछती है, पिंकी और यश कहाँ है? श्रेया जवाब देती है, वह दोनों स्कूल गए हैं। यदि तुम्हारे आने की खबर उन दोनों को पहले से होती तो वह दोनों बिल्कुल भी यहाँ से हिलने वाले नहीं थे। फिर श्रेया अनिका के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए खुश होकर कहती है, तुम इस तरह अचानक से आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर बताकर आती तो बाकी सभी जो अभी घर में मौजूद नहीं है उन्हें भी तुम्हें यहाँ देखकर इतना ही अच्छा लगता। तभी नंदनी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, और हमें तैयारी का भी कुछ मौका मिल जाता। अनिका नंदनी की परेशानी को कम करने के लिए कहती है, कैसी तैयारियां भाभी? अपने ही घर में आने के लिए घर वालों से तैयारियां करवाना जरूरी है क्या? नंदनी अनिका के पीछे की तरफ से उसके गले में दोनों बाहें डालकर अपना चेहरा उसके सिर पर रखते हुए कहती है, बेटी के लिए नहीं तो कम से कम दामाद के लिए तो तैयारी करना बनता ही है। फिर अपना हाथ अनिका के गाल पर लगाते हुए कहती है, तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वह नौकरों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए रसोई घर की तरफ चली जाती है। अनिका बिना किसी को कोई खबर दिए अचानक से गुलेरिया हाउस आई थी, जिस वजह से करण, मयूर और घर के बाकी लोग भी अपने अपने नियमित कार्यों में गुलेरिया हाउस से बाहर जा चुके थे। अगर उन सभी को अनिका के आने की खबर होती तो उनमें से कोई भी अनिका से मिलने का मौका नहीं गंवाता, लेकिन एक एक करके सभी के पास यह खबर पहुंच रही थी कि अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच चुकी है। अब तक करण गुलेरिया को ऑफिस में ही यह खबर मिल चुकी थी कि अनिका और रोहित मारवा गुलेरिया हाउस आए हैं। करण अनिका से अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहते थे। यह बिल्कुल सही मौका था। वह अपनी सभी मीटिंग पोस्टपोन करके तुरंत अपनी बेटी और बेटे जैसे दामाद रोहित मारवा से मिलने के लिए गुलेरिया हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। शुरुआत में करण को रोहित कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया करण गुलेरिया को अपनी बेटी की पसंद पर गर्व होने लगा था। जैसे जैसे करण को यह यकीन होता गया कि उसकी बेटी के लिए रोहित से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था, उसका रोहित के लिए प्यार और भरोसा बढ़ता गया। जब विपरीत परिस्थितियों में रोहित ने बिना किसी को बताए गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को डूबने से बचाया, तब रोहित के प्रति उसका विश्वास अटूट हो गया। करण ने मन ही मन यह भी तय कर लिया था कि आज अगर वह अनिका को मनाने में कामयाब नहीं होगा तो जरूरत पड़ने पर रोहित से मदद मांग लेगा। लेकिन मुश्किल यह थी कि वह रोहित को किसी भी तरह से सच नहीं बता सकता था। श्वेता लक्ष्य के साथ फार्मेसी पहुंच चुकी थी। श्वेता और लक्ष्य दोनों ही खुद को सैनिटाइजर करके ग्लव्स, मास्क, शू कवर, हेयर कवर आदि पहनकर फार्मेसी के मुख्य भाग में पहुंच जाते हैं। श्वेता लक्ष्य को एक एक करके वहां मौजूद सभी चीजें दिखाती है। इसके साथ ही वह हर मशीनरी, उससे बनने वाली दवाई आदि के बारे में बारीकी से बताते हुए आगे बढ़ती जाती है। इसके अलावा वह भंडार घर में रखी हुई पुरानी से पुरानी जड़ी बूटियों के बारे में भी लक्ष्य को काफी कुछ बताती है। लक्ष्य के लिए बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उसने पहली बार सुनी थी। वह हैरान था, इतने समय तक जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखा जा सकता था। उनमें से कुछ एक ऐसी भी थी जिनके पुराने होने से उनकी खूबी में कोई कमी नहीं आती थी, बल्कि कुछ एक तो ऐसे भी थी जिनके गुण भी बढ़ जाते थे। लक्ष्य श्वेता से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीजों की काफी जानकारी है, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी गलतफहमी दूर हो गई है। श्वेता लक्ष्य की बात सुनकर अचंभे से उसकी ओर देखने लगती है। लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, मुझे आज पता चला इस विषय पर मेरा ज्ञान 10% भी नहीं है। आपको आपके क्षेत्र में कितनी अधिक जानकारी है। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता मजाक करते हुए कहती है, अगर आपके पास वक्त हो और अपना ज्ञान बढ़ाना हो तो आप किताबें पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको हमारी लाइब्रेरी ले चलती हूँ। ऐसा कहकर वह लक्ष्य को अपने साथ लाइब्रेरी ले जाती है, जहाँ एक से बढ़कर एक चिकित्सीय व औषधीय ज्ञान से परिपूर्ण सैकड़ों किताबें रखी गई थी। श्वेता लक्ष्य को उन किताबों के बारे में बताते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि लक्ष्य उसके पीछे नहीं था। वह किताबें देखते हुए पिछली पंक्ति में ही रह गया था। श्वेता इस वक्त अपनी पंक्ति में रखी हुई किताबों की रैंक के अंतिम छोर पर थी। इसी छोर से वह पिछली पंक्ति से झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह एक कदम आगे बढ़कर ठीक से देखती है, लेकिन तब भी उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह अपने कदमों को पीछे लेकर जैसे ही मुड़ती है, लक्ष्य को अपने इतने नजदीक पाती है कि वह लक्ष्य से टकराने ही वाली थी। खुद को टकराने से बचाने के लिए वह अपने दोनों हाथ आगे करके अपने आप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार फिर से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने ही वाली थी। इस बार जब लक्ष्य उसे बचाने की कोशिश करता है तो वह उसके बिल्कुल सामने की तरफ था। लक्ष्य उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचता है। लक्ष्य का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वह किसी भी तरह से मौके का लाभ उठाए।
फिर भी वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। इस बार श्वेता गिरने से तो बच जाती है, लेकिन इस वक्त उसके दोनों हाथ लक्ष्य के दोनों बाजुओं पर थे, जिन्हें उसने गिरने से बचाने के लिए कसकर पकड़ा हुआ था, और श्वेता का सीना लक्ष्य के सीने पर था। श्वेता ने आंखें कसकर बंद की हुई थी। श्वेता को अपने इतने करीब पाकर लक्ष्य उस पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। श्वेता के स्पर्श का एहसास उसे अंदर तक कंपित कर देता है। उसकी आंखें श्वेता के चेहरे के हर हिस्से को बारीकी से देखने लगती है। तभी उसे श्वेता के होठ पंखुड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। वह खुद को रोक नहीं पाता और धीरे से उसके होठ श्वेता के होठों की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह गलत है। अभी श्वेता ने हाँ नहीं कहा है। वह लंबी गहरी सांस लेता है और फिर श्वेता के होठों की जगह कान के पास चेहरा करके कहता है, श्वेता जी आंखें खोलिए, आप गिरने से बच गई हैं। श्वेता आंखें खोलती है। लक्ष्य की कसकर पकड़ी हुई बाहों को ढीला छोड़ देती है। लक्ष्य श्वेता की कमर से पकड़ ढीली करता है और वह सीधी खड़ी हो जाती है। श्वेता का दिल जोर जोर से धक 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 करके धड़क रहा था। श्वेता की सांसें भी तेज और गहरी हो गई थी। लक्ष्य की मजबूत पकड़ और मजबूत शरीर उसे अपनी ओर खींच रहा था। इससे भी ज्यादा लक्ष्य के व्यवहार की सभ्यता श्वेता को दीवाना बना रही थी। इसके बाद श्वेता अपने बाल ठीक करके वापस मुड़ जाती है, जैसे कि वह लक्ष्य से चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही हो। फिर धीमे धीमे कदमों से चलने लगती है। श्वेता को बहुत ही अजीब महसूस होता है, लेकिन इस स्थिति पर भी उन दोनों में से किसी का कोई जोर नहीं था। वह एक बार फिर से कहती है थैंक यू, फिर मन ही मन कहती है क्या पूरी जिंदगी का गिरना आज ही के दिन पूरा हो जाएगा? लक्ष्य क्या सोचेगा मेरे बारे में, यही कि यह लड़की कितना गिरती है। तभी लक्ष्य श्वेता के पीछे पीछे चलते हुए कहता है मुझे थैंक यू नहीं, बल्कि एक छोटे छोटे सवालों के जवाब चाहिए। श्वेता बिना लक्ष्य की तरफ देखे ही कहती है पूछिए। लक्ष्य कहता है सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक गेम है, आपको जवाब 1 सेकंड के अंदर देना है। श्वेता मुस्कुराकर इस बार लक्ष्य की ओर देखते हुए कहती है ठीक है पूछिए। लक्ष्य पूछता है आपको समुद्र ज्यादा पसंद है या नदी? श्वेता कहती है नदी। लक्ष्य अगला सवाल पूछता है घर का खाना पसंद है या बाहर का? श्वेता कहती है घर का। लक्ष्य कहता है आप मम्मी से ज्यादा बातें शेयर करती हैं या पापा से? श्वेता जवाब देती है मम्मी से। लक्ष्य अगला सवाल पूछता है आपसे मम्मी ज्यादा प्यार करती है या पापा? श्वेता मुस्कुराकर जवाब देती है पापा। वैसे दोनों ही करते हैं। लक्ष्य कहता है नो चीटिंग, एक ही जवाब देना है। श्वेता मुस्कुराकर कहती है अच्छा ठीक है, आगे पूछिए। लक्ष्य कहता है वह कौन है जिसकी हर राय पर आप आंखें बंद करके भरोसा करती हैं और उसकी कोई बात नहीं टालती? श्वेता कहती है अनिका दी। तभी लक्ष्य कहता है अगर आपकी अनिका दी कहेंगी तो क्या आप मुझसे शादी कर लेंगी? श्वेता कहती है हाँ। श्वेता को इन सवालों के जवाब देने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन ठीक इसी वक्त उसे महसूस होता है कि लक्ष्य क्या जानने की कोशिश कर रहा है। यही वह बात थी जिसे जानना लक्ष्य का आज का उद्देश्य था। वह जानना चाहता था कि श्वेता को पाने के लिए वह बाधा कौन है जिसे हटाना जरूरी है, या फिर वह महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसे मनाना जरूरी है। इसके बाद लक्ष्य चुप हो जाता है और अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो जाता है। श्वेता एक कदम आगे जाकर वापस पलटकर जब लक्ष्य के चेहरे की तरफ देखती है तो वह लगातार श्वेता की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। लक्ष्य बड़े ही आराम से धीमी आवाज में कहता है हमें कायनात मिलाना चाहती है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको मैं अच्छा ही नहीं लगता। श्वेता झट से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बताएं मैंने कब कहा कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते? मारवा हाउस में अनुशासन को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। यह व्यवस्था नौकरों पर भी लागू होती थी, जिसका सभी कड़े रूप से पालन करते थे। इस वक्त नौकर राम सिंह और राजपाल में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। उन्हीं के पास खड़ा हुआ चमन लाल हैरान परेशान दोनों को लगातार देखे जा रहा था। ना खुद कुछ बोल पा रहा था, ना ही उन्हें चुप होने के लिए कह रहा था। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बढ़ती जा रही थी और शोर बढ़ते बढ़ते काफी दूर तक सुनाई देने लगा था। उनकी आवाजों से कुछ ही देर में घर के बाकी नौकर भी वहां इकट्ठे हो गए थे। तभी यह खबर हेड सर्वेंट तक पहुंच जाती है, जिसे इस शिफ्ट का इंचार्ज भी कहा जा सकता था। इससे पहले कि कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, वह दौड़ते हुए उस जगह पर आ पहुंच जाता है जहां वह विवाद छिड़ा हुआ था। राम सिंह कहता है अगर भरोसा नहीं है तो खुद क्यों नहीं करते? राजपाल कहता है खाली ही बैठा था, काम कर रहा था। राम सिंह कहता है तो उसे बाद में कर लेते। राजपाल कहता है हाँ बाद में ही कर लेता, अगर पता होता
कि तुम दोनों इतने बड़े कामचोर हो तो पहले ही कर लेता। राधे श्याम दोनों को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी चुप नहीं होता। फिर वह राम सिंह का नाम लेकर उसे चुप करता है। फिर चुप हो जाओ राम सिंह, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यह सुनकर राम सिंह तो चुप हो जाता है, लेकिन राजपाल बोलता ही चला जाता है। फिर वह राजपाल का नाम लेकर उसे चुप कराता है। राजपाल, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं? तो इस बार राजपाल के चुप होते ही राम सिंह बोलता चला जाता है। अंत में वह दोनों को नौकरी से निकालने की धमकी देता है, तो वह दोनों ही चुप हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे को लगातार घूर रहे थे। इंचार्ज राधे श्याम कहता है, राम सिंह, पहले तुम बताओ। राम सिंह अपने हाथ से इशारा करते हुए कहता है, यह टेबल आर्यन बाबा के कमरे के बाहर पड़ी हुई थी। सुबह रोहित साहब ने हम तीनों को यह टेबल वहां से हटाने के लिए कहा था। हम तीनों ने मिलकर पता किया कि यह टेबल किस कमरे की है, लेकिन जब हम पता नहीं लगा पाए तब हमने इसे स्टोर रूम में रखने का फैसला किया। राजपाल किसी दूसरे काम को करने के लिए चला गया। तभी मैं और चमनलाल दोनों इस टेबल को स्टोर रूम में रख कर आए थे, लेकिन ना जाने कैसे अब यह यहाँ पड़ी हुई है और यह राजपाल मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि हम इसे रख कर आए हैं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो आप चमनलाल से पूछ लीजिए। जब राधे श्याम चमनलाल की तरफ देखता है तो चमनलाल बिल्कुल शांत दिखाई देता है। इतने शोर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। राधे श्याम चमनलाल के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछता है, तुम इस तरह घबराए हुए क्यों हो? क्या यह सही है कि तुम यह टेबल रखकर आए थे? चमनलाल कहता है, मैं इसीलिए परेशान हूँ। फिर एक चाबी अपनी जेब से बाहर निकालकर दिखाते हुए कहता है, मैंने अभी तक चाबी वापस नहीं रखी, फिर यह टेबल बाहर कैसे आ सकती है? उन तीनों की बात सुनकर राधे श्याम कहता है, ईश्वर का धन्यवाद करो कि इस वक्त मालिक और मालकिन में से कोई भी घर पर नहीं है, वरना तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम तीनों की खैर नहीं होती। और साथ में मेरी भी। अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्या एक डिजाइन की एक ही टेबल हो सकती है? अगर इस घर में कमरों पर नंबर ना हो तो उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। सब एक जैसे दिखाई देते हैं और तुम तीनों मूर्खों की तरह एक टेबल के लिए लड़ रहे हो। यह उसी डिजाइन की दूसरी टेबल होगी। जाओ जाकर इसे भी स्टोर रूम में रख दो। राधे श्याम सारा मामला सुलझाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर से राम सिंह और चमनलाल टेबल उठाकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके जाते ही सभी नौकरों की भीड़ छट जाती है। रामपाल भी अपने दूसरे कामों में जुट जाता है। उधर जैसे ही चमनलाल स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, राम सिंह और चमनलाल दंग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी टेबल मौजूद नहीं थी। उन दोनों के डर से पैर कांपने लगते हैं। भला बिना ताला खोले मेज बाहर कैसे आ सकती थी? दोनों ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगते हैं और फिर एक दूसरे की हिम्मत बंधाते हुए डरते डरते उस मेज को स्टोर रूम में रख देते हैं। जल्दी जल्दी स्टोर रूम का दरवाजा लगाकर वहां से भाग जाते हैं। स्टोर रूम से काफी दूर आने के बाद राम सिंह कहता है, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ?